3 फरवरी 1984 शाम के ठीक 6 बजे बर्मिंघम के दक्षिण पश्चिमी इलाके बाटले ग्रीन्स में बस से उतरे रविंद्र हरेश्वर म्हात्रे, उम्र 48 साल, भारतीय दूतावास में नंबर 2 अधिकारी, हाथ में बेटी के जन्मदिन का केक लिए ठिठुरती ठंड में घर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक 3 आदमी शैडो की तरह उभरे, धक्का दिया, मुंह दबाया, लाल रंग की एक कार में ठूंस कर ले गए। गाड़ी शहर के उस मुस्लिम मोहल्ले की तरफ भागी जहां सन्नाटा भी डरता है। रात के 3 बजे लंदन में रॉयटर्स के दफ्तर के बाहर एक लिफाफा गिराया गया। कश्मीर लिबरेशन आर्मी ने अपहरण की जिम्मेदारी ली थी और उनकी एक ही मांग थी, मकबूल भट्ट को तुरंत रिहा किया जाए। एक जन्मदिन का केक सड़क पर बिखर गया था और एक देश की नींद उड़ गई थी। तो ये मकबूल भट्ट आखिर था कौन और कश्मीरी उग्रवादी संगठनों के लिए वह इतना जरूरी क्यों था? आइए सुनते हैं कश्मीर के पहले आतंकवादी की कहानी, या कहें कश्मीर के पहले उस शख्स की कहानी जिसने बंदूक उठाकर आजादी का सपना देखा और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सुनते रहें ऐसी रियल कहानियां। मकबूल भट्ट, ये नाम कश्मीर में दशकों से चल रहे हिंसा के चक्र के ठीक बीच में है। उसकी कहानी बड़ी अजीब है। इसमें एक हत्या है, एक नाकाम साजिश है और एक फांसी, एक ऐसी फांसी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सितंबर 1966, कश्मीर का सेबों का शहर सोपोर। सर्दियों की आहट के बीच अचानक गोलियों की आवाज। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उन्हें सीआईडी इंस्पेक्टर अमरचंद की लाश मिलती है, खून से सनी हुई, सिर और सीने में 2 गोलियां। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कश्मीर में आतंक के एक लंबे और कह सकते हैं क्रूर दौर की शुरुआत थी। सही बात है। इस हत्या से पहले कश्मीर में माहौल कैसा था? क्या ये सब अचानक शुरू हुआ या पाकिस्तान की तरफ से इसकी तैयारी काफी पहले से चल रही थी? देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सब अचानक बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर बहुत पहले से थी। अच्छा। हाँ, इसका पहला बड़ा उदाहरण हमें 1947 में ही मिलता है, ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग? जी, जहाँ कबायली लड़ाकों की आड़ में पाकिस्तानी सेना के अफसर आम लोगों के कपड़ों में कश्मीर में घुस आए थे। हालांकि वो प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। ऑपरेशन गुलमर्ग और उसका प्रेरणा स्रोत वो उमैयद जनरल तारिक इब्न जियाद जिसने स्पेन पर कब्जा किया था। बिल्कुल। लेकिन ये तो 1947 की बात है। 1965 में एक और बड़ी कोशिश हुई, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसका नाम भी वैसा ही भव्य लगता है। क्या ये प्लान भी उतना ही बड़ा था? इसके पीछे क्या सोच थी? सोच तो बहुत बड़ी थी, लेकिन जमीनी हकीकत से कह सकते हैं कोसों दूर। इसके पीछे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक का दिमाग था। प्लान ये था कि हजारों की तादाद में गुरिल्ला लड़ाकों को चोरी छिपे कश्मीर में भेजा जाएगा। और ये लोग क्या करते? ये लोग सरकारी ठिकानों पर हमला करेंगे, पुल उड़ाएंगे और श्रीनगर में एक बड़ी बगावत भड़का देंगे। विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो जनरल अयूब खान को यकीन दिला दिया था कि कश्मीरी लोग इनके स्वागत में पलके बिछा देंगे। बिल्कुल। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। अरे बगावत तो छोड़िए, वहाँ के लोकल कश्मीरियों ने ही इन घुसपैठियों की खबर इंडियन अथॉरिटीज को दे दी। ज्यादातर घुसपैठिए या तो पकड़े गए या फिर मारे गए। तो जब पाकिस्तान के ये बड़े बड़े प्लान फेल हो गए, तब मकबूल भट्ट जैसे लोगों ने कमान अपने हाथ में ले ली। क्या इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या उसी का नतीजा था? बिल्कुल। जब बड़ी सैन्य योजनाओं से बात नहीं बनी तो तरीका बदला। अब लड़ाई को सीधे कश्मीर की गलियों में लाने की कोशिश हुई। इंस्पेक्टर अमरचंद की हत्या उसी नई रणनीति का पहला बड़ा कदम थी। जब इसकी जांच हुई तो किसका नाम सामने आया? जांच में 28 साल के एक शख्स मकबूल भट्ट का नाम सामने आया। वो पाकिस्तान स्थित नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF का सचिव था। NLF? जी। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। हालांकि बाद में वो इससे मुकर गया। उसने अमरचंद को गद्दार कहा। और फिर अगस्त 1968 में जज नीलकंठ गंजू ने उसे मौत की सजा सुना दी। ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF, ये था क्या? क्या ये कोई बड़ा संगठन था उस वक्त? उस समय ये एक छोटा लेकिन विचारधारा के तौर पर बहुत कट्टर संगठन था। और यही NLF आगे चलकर 1977 में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रूप में सामने आया। JKLF? हाँ, तो कह सकते हैं कि ये सब एक ही पेड़ की टहनियां थी जिसकी जड़ मकबूल भट्ट जैसे लोगों ने डाली थी। और उसे मौत की सजा हो गई। आमतौर पर यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यहीं से असली कहानी शुरू हुई। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसके बाद जो हुआ वो तो किसी फिल्म की कहानी ऐसा लगता है। वो जेल से भाग गया। हाँ, दिसंबर 1968 में सजा सुनाई जाने के कुछ ही महीनों बाद मकबूल भट्ट 2 और साथियों के साथ श्रीनगर जेल से एक सुरंग खोदकर भाग निकला। यही नहीं रुका, 1976 में उसने फिर एक बैंक डकैती की। 13 अक्टूबर को
भट्ट और उसके 5 साथी एक बैंक में घुस गए। हम्म। जब बैंक के खजांची गुलाम रसूल ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे चाकू मार दिया। अच्छा। गुलाम रसूल को वहीं फर्श पर तड़पता छोड़कर वे पैसे लूटकर भाग गए। ये कोई बड़ी सोची समझी डकैती नहीं थी। तो फिर वो पकड़ा गया होगा। खैर 7 दिन बाद ही एक मुठभेड़ के बाद भट्ट को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसकी पुरानी मौत की सजा की पुष्टि कर दी और इस बार उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो उसे सजा हो चुकी थी, वो तिहाड़ में बंद था, फिर भी उसे फांसी नहीं दी गई। उन्हें डर था कि अगर भट्ट को फांसी दी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। वो एक शहीद नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन इस हिचकिचाहट ने भट्ट के साथियों को एक नया मौका दे दिया और इस बार उन्होंने खेल को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का फैसला किया। और अब कहानी कश्मीर से निकलकर सीधे इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर पहुंचती है। हाँ, तारीख थी 3 फरवरी 1984। शाम के करीब 6 बज रहे थे। भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक 48 साल के अधिकारी रविंद्र महात्रे वो अपनी बेटी के जन्मदिन का केक लेकर बस से उतरे और घर की तरफ पैदल चलने लगे। तभी एक लाल रंग की कार उनके पास आकर रुकी। 3 लोग उतरे, उन्हें जबरदस्ती कार में धकेला और एक मुस्लिम बहुल इलाके की तरफ तेजी से निकल गए। और उन्होंने अपनी मांगे रखी होंगी। बिल्कुल। अगली सुबह रॉयटर्स के लंदन दफ्तर में एक हाथ से लिखा हुआ खत पहुंचा। उसमें क्या था? अपहरण करने वालों ने खुद को कश्मीर लिबरेशन आर्मी KLA का सदस्य बताया और उनकी मांगे एकदम साफ थीं। क्या? मकबूल भट्ट की तत्काल रिहाई और 10 लाख पाउंड की फिरौती। तो KLA यानी JKLF की ही एक शाखा अब सीधे सीधे एक भारतीय डिप्लोमेट को इंग्लैंड की धरती पर किडनैप कर चुकी थी। क्या भारत सरकार ने उनकी मांगे मानी? नहीं, भारत सरकार ने बातचीत से इनकार कर दिया। इसका अंत बहुत दुखद हुआ। मतलब? अपहरण के 2 दिन बाद 5 फरवरी को घबराए हुए अपहरणकर्ताओं ने बर्मिंघम से करीब 20 मील दूर एक सुनसान गली में रविंद्र महात्रे की गोली मारकर हत्या कर दी। ओह। उनकी लाश एक राहगीर को मिली। और अपहरणकर्ता पकड़े गए? स्कॉटलैंड यार्ड की जांच में 2 ब्रिटिश कश्मीरियों मोहम्मद रियाज और अब्दुल्ला कयूम राजे को हत्या के लिए उम्र कैद की सजा हुई। रविंद्र महात्रे की हत्या ये वो आखिरी तिनका था। इसके बाद दिल्ली में बैठे लोगों का सब्र का बांध टूट गया। अब खेल के नियम बदलने वाले थे और बदलने वाले थे बहुत तेजी से। 6 फरवरी 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग से निकला सिर्फ एक आदेश जो बिल्कुल साफ था, भट्ट को जल्द से जल्द फांसी दो। ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस आदेश के बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। भट्ट को फांसी घर के पास एक अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसने अपना आखिरी खाना खाने से भी मना कर दिया। अगली सुबह उसे फांसी पर लटका दिया गया और उसकी बॉडी को जेल के अंदर ही एक गुमनाम जगह पर दफना दिया गया। और जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो पर भट्ट की फांसी की खबर आए, उसके कुछ ही घंटों के अंदर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये बदले और हत्याओं के एक नए और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक चक्र की शुरुआत थी।